आपको पते की बात बताएं, आपको जान के आश्चर्य होगा, देवी देवताओं की हालत बद से बदतर है इस कलयुग में। राक्षस देवता के विरुद्ध बहुत ताकतवर, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत, ये सब ज़्यादा प्रभावी हैं। और इसीलिए पूरे विश्व में परिवार पे संकट बहुत बड़ा है। सभी के परिवार में परिवार टूट गए हैं, परिवार बिखर गए हैं। 99% बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते। आज से 40 साल 50 साल पहले था कि बच्चे बगैर माता पिता के रह ही नहीं सकते थे। आज ठीक उल्टा हो गया। देवी देवताओं की हालत तो बिल्कुल पंचर हो गई है, एकदम पंचर। इसलिए जहां पर शिव और शक्ति एक साथ नहीं है, वहां आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, ना शारीरिक ना मानसिक। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए भगवान भोलेनाथ यानी देवों के देव महादेव और माँ की कृपा एक साथ होनी आवश्यक है। नहीं, देवी देवताओं की हालत तो मनुष्यों से ज़्यादा बुरी हो गई। देवी देवता मनुष्य से ऊपर की योनि है, लेकिन मनुष्य से आगे की योनि नहीं है। ऊपर की इस सेंस में है कि आपसे कर्म उनके श्रेष्ठ हैं। आप मूर्छा में जी रहे हैं, वो होश में हैं। जो काम आप बेहोशी में कर रहे हैं, मतलब आप सक्रिय तो हैं लेकिन मूर्छित है। काम कर जाने के बाद जब परिणाम आता तब होश आता है, अरे यार ये हम गलत कर गए। देवी देवता क्या है कि केवल होश में है, सक्रिय वो भी है लेकिन मूर्छित नहीं है। तो आपसे ऊपर की तो योनि है, लेकिन मनुष्य से आगे की योनि नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं को भी पूरा होने के लिए वापस मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर मनुष्य योनि में आकर के अपने मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करना होता है, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होता है ध्यान साधना के द्वारा। जब वो इनलाइटेंड हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है, आगे जाता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है और आगे जाता है। फिर उसका ये जगत जिसे मर्त्य लोग कहते हैं ये छूटता है, तब सूक्ष्म जगत में उसका प्रवेश होता है, सूक्ष्म जगत में उसका जन्म होता है। फिर वापस वो कभी बाध्य नहीं है कि 84 लाख योनियों में जन्म ले, तब जाकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो देवताओं की हालत तो वो हो गई है कि अब कहने में भी शर्म आएगी। आपको खुद एहसास होगा, खूब देवी देवताओं के पूजन किए होंगे आपने, खूब यज्ञ हवन का अनुष्ठान करे होंगे, समस्या घटने के बजाय बढ़ गई होगी। कितने ऐसे लोग हाथ उठाएं, समस्या घटने के बजाय और बढ़ गई होगी करने पे। हाथ उठाएं, निसंकोच, डर क्यों रहे हैं? देखिए है नीचे कर। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि आपके सारे पुण्य लुट गए। जो पुण्य आपने इकट्ठे किए वो सब दैत्य खा गए, राक्षस खा गए, आसुरी शक्तियां खा गए और ताकतवर। आज का जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, आप देखिए पूरे विश्व में केवल और केवल और केवल मारकाट मची हुई है। छीना झपटी, मार काट, लूट पाट के अलावा कुछ नहीं हो रहा पूरी दुनिया में। सारे प्राकृतिक संसाधन में लूट पाट मची हुई है। सारे पहाड़ तोड़े डाल रहे हैं, जंगल काटे डाल रहे हैं। आप देखिए कोयला खोदे डाल रहे हैं, तेल निकाले डाल रहे हैं जमीन से। जितना भी दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, ये लूट है। और ये वो लूट है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। फिर बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपने कोयला इसलिए ज़मीन के अंदर है, तेल इसलिए ज़मीन के अंदर है,
कि जो बाहर का ताप है, जो बाहर की गर्मी है वायुमंडल की, वो अंदर ज़मीन में सोख ले। तेल का गुण है ताप को सोखना। जैसे ट्रांसफार्मर में तेल भरा रहता है, अगर तेल ना हो ट्रांसफार्मर में उड़ जाएगा भड़ाम से। तो तेल का धर्म है ताप को अपने में सोख लेना। तो धरती के नीचे जो तेल है, जिसका पूरी दुनिया में दोहन हो रहा है, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, फिर जलाए भी जा रहे हैं, दूसरा काम। तो दोहन कर रहे हैं, जो धरती के नीचे प्रकृति ने व्यवस्था की। कोयले का भी यही काम है, ताप को अपने में सोखना। पेड़ों का भी यही काम है, ताप को वायुमंडल से अपने अंदर लेना, जड़ों के द्वारा जमीन तक अंदर पहुंचा देना। ताप, जमीन खोदेंगे जड़ों के पास, गर्मी मिलेगी आपको, रहती गर्मी, बस सूर्य की गर्मी है ये, जो पौधा अवशोषित करके जमीन को नीचे पहुंचा देता है। इसीलिए आपके जमीन के अंदर का जो पानी है 20 डिग्री पे हमेशा बना रहता है। तो पानी का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता जमीन के अंदर का, वो 20 डिग्री रहता है। सर्दी आती है जब टेम्परेचर होता है 10 डिग्री, बाहर का ठंडक, और जब पानी अंदर निकालते हो हल्का लगता गर्म है, क्योंकि 20 डिग्री है। और जब गर्मी आती है तो अंदर का पानी 20 डिग्री है, तो ठंडा लगता है। बाहर है 40 डिग्री 45 डिग्री, तो निकाला बड़े बड़ा ठंडा पानी है। वो ठंडा हुआ ना गर्म हुआ, वायुमंडल या तापमान, एटमॉस्फेयर जो बदला, वो बाहर का मनुष्य द्वारा बदला जा रहा है। हम लोग जिम्मेदार हैं उसके। तो तेल निकाल डाला, कोयला निकाल डाला। पहाड़ों में भी यही काम है, ताप को सोखना, अंदर ले जाना, पानी को सोखना। फिर मौसम में, पूरे मौसम में, बरसात के बाद भी झरने बहते रहते हैं, नदियां बहती रहती हैं, फिर भी बरसात नहीं हो रही, नदियां फिर भी बह रही हैं। क्यों? पहाड़ों ने पानी अवशोषित किया है, फिर तापमान के अनुसार पानी को उत्सर्जित कर रही है। बॉक्साइड होता है, एक तत्व होता है, एक धातु होती है, उसको बोलते हैं बॉक्साइड, जिससे हिंडालियम वगैरह वह सब बनता है। उस धातु का धर्म है जल को सोखना, फिर गर्मी पाकर धीरे 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 उसको उत्सर्जित करना, जल को बाहर निकालना पहाड़ों से। हम जाते थे जब अमरकंटक, तो वहां मैंने देखा चेक डैम बन रहे थे। तो हमने कहा भाई ये क्यों बन रहे हैं, पहाड़ों में चेक डैम की क्या जरूरत, यहां तो ऐसे ही पानी रहता है, झरने बहते रहते हैं। कहे नहीं साहब, अब झरने सूख गए हैं। तो वाकई में झरने सूखे हैं, 90% अमरकंटक के झरने सूख चुके हैं। जहां 24 घंटे झरझर 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 पानी बहता रहता था। क्यों सूख गए पता है? आदमी की व्यवस्था समझ लो। हम लोग क्या करते हैं, एक धातु है बॉक्साइड, जो जल को सोखने का धर्म है उसका, वो वहाँ बहुत है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान में ये पाया कि एल्युमिनियम नाम की धातु को अपने भोजन में, खाना पकाने आदि में, पानी तक रखने आदि में प्रयोग नहीं करना है। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा अपने सनातन धर्म में, हिंदुओं में खास तौर से, कि एल्युमिनियम के बर्तन प्रयोग करने का रिवाज बिल्कुल नहीं है, नहीं है। कांसे का, फूल का, तांबे का, पीतल का, है ना। अब आधुनिक युग में स्टील प्रयोग करते हैं, नहीं चांदी के, सोने के बर्तन, जैसे जिसकी हैसियत थी। लेकिन एल्युमिनियम का बर्तन कभी भी नहीं होता था। एल्युमिनियम का बर्तन केवल एक जगह प्रयोग किया जाता था, वो जेल में। कैदियों की उम्र कम हो जाए, कैदी बीमार रहें, रोगी बने रहें, ज़्यादा पौष्टिक ना हो, भोजन खूब करें, लेकिन पौष्टिक शरीर ना रहे, पौष्टिकता ना मिले शरीर को, बीमार बने रहें कैदी, रोगी। तो एल्युमिनियम के भोजन में खाना पकाने से, ऐसा साइंस भी कहती है कि 97%, 98%, 97 से 98% जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, 2 ही 3% बचते हैं। और ऐसा बर्तन जिसमें कोई पौष्टिक तत्व एक भी नष्ट नहीं होता है, वो है मिट्टी के बर्तन। बाकी जो बर्तन हैं उनमें कम से कम तत्व नष्ट होते हैं, 10-5%, 20%। तो हमारे वैज्ञानिक जो थे, ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, ये वाली धातु तो पहाड़ों से निकालना मत,
ये तो जहर है। तो क्या हुआ कि वहाँ उन लोगों ने टाटा वालों को, गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया, टाटा हिंडाल्को है ना, टाटा हिंडाल्को, तो उनको चाहिए होता है कच्चा माल, तो वो पहाड़ ले लिए सारे, उन्होंने खोद डाले और सारा खोद खोद के बॉक्साइट निकाल डाला। अब जब बॉक्साइट निकल गया, जिसका धर्म है जल को अपने में बना के रखना और तापमान पाते धीरे धीरे छोड़ना, रिलीज करना, फिर झरने रात बहते रहते थे अगली बरसात आने तक, ऐसा संतुलन था ऋतु का। अब जब वही निकाल दिया जो सोखता था, तो पानी बरसा पहाड़ों में, बरस के नीचे चला गया, उतर गया, मैदान में पहुंच गया, खत्म। अब वहां कहाँ पानी पहाड़ में। तो उन्हें होश आया, जब खोद डाला तब होश आया, अरे यार ये तो पानी नहीं रुक रहा, पानी झरने के बंद हो गए। पता लगा वो तो बॉक्साइट के कारण झरने बहते थे, वही आपने खोद डाला। तो अब क्या किया, अब चेक डैम बनाए हैं पूरे जगह पे, पानी बहे बरसात में तो रुक जाए, तालाब भर जाए। मैं वारे आदमी, वारे आदमी, ये हम उनकी बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे विद्वान बड़े इंजीनियर्स कहे जाते हैं, गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। कोई रिक्शे वाला गली छाप आदमी नहीं कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो बड़े विद्वान लोग माने जाते हैं भाई, जिनके हाथ में बागडोर है देश की। कोयला निकाल डालो, जला डालो, पहली बात तो निकाल डाला, ताप कौन सोखेगा, ऊपर गर्मी बढ़ेगी। निकाल डाला, ऊपर से जला डाला, अब ये तापमान कहाँ जाएगा, जलाया ताप बना। पूरी दुनिया में जल रहा कोयला, जल रहा, भट्टियां जल रही हैं, करोड़ों टन कोयला रोज जल रहा है। कब तक निकालोगे, लिमिट है कोई कि नहीं, कोयले की लिमिट है, खत्म हो जाएगा, फिर तापमान चला जाएगा 55 डिग्री, आबादी बचेगी एक 3/4। आदमी तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, कब्र के अंदर खड़े होके, कोई और नहीं आ रहा खोदने, खुद खोद रहा है। तेल निकाला, ऊपर से जला डाला। अब प्रकृति ने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था जब डिजाइन बनाया उसने कि आप पेट्रोल निकाल के जलाओगे बाहर। ये तो पता था प्रकृति को कि आप पेड़ जलाओगे, पेड़ बाहर है, काटोगे गिरेगा या जो भी होगा, तो उससे जो गैस बनती है, प्रकृति में वो वनस्पतियां मौजूद हैं कि उस गैस को पचा लेती हैं। लेकिन अगर आप तेल जला रहे हो नीचे से ऊपर ला करके, उसमें से जो गैस बन रही है उसको सोखने का, डीजल पेट्रोल का धुआं सोखने का कोई वनस्पति नहीं है बाहर, तो कहाँ जाएगा ये, ताप है, प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। फिर बोलेंगे साहब ग्लोबल वार्मिंग हो रही, बड़ी मीटिंगें होंगी, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठेंगे, बड़ी ऊंची ऊंची बातें होंगी, साहब ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, धरती बचाओ, एकदम बड़ा भारी पोस्टर बना के गली गली घूम रहे हैं, धरती बचाओ, और धरती खोदे डाल रहे हैं, खुद ही खोदे डाल रहे हैं, और बैनर बड़ा लंबा लेके घूम रहे हैं, धरती बचाओ, धरती बचाओ। अरे यार, बच्चे की गर्दन पे लात रख के बैठे हो, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, बच्चा खुद ही लात मार के दबा दे रहे गर्दन। वारे वैज्ञानिक, वारे आदमी, आत्महत्या कर रहा आदमी, आत्महत्या कर रहा है। पूरे दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष साल में एक बार बैठते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ी मीटिंग होती है, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इकट्ठा होते हैं एक जगह। क्यों हो रहे हैं साहब, ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, बहुत बढ़ रही पूरे दुनिया में, तापमान बढ़ रहा है। अच्छा साहब, 3 दिन मीटिंग चलती है, ईटिंग मीटिंग और चीटिंग करके, और फिर वापस घर। बचाना है, बचाना है, लेकिन इनके पिताजी भी, इनकी हैसियत नहीं वैज्ञानिकों की, ये जानते हैं कि कोयला जलाने से हो रहा है, पेड़ काटने से हो रहा है, तेल निकाल के धरती से बाहर जलाने से हो रहा है, हमारे द्वारा तमाम एटम बम वगैरह से बना के पारमाणविक जो भट्टियां जल रही हैं उनके कारण ताप हो रहा है, हम जो एटम बम बना चुके हैं उनका समझौते करके नष्ट करते हैं, उसके कारण वार्मिंग हो रही है। सब जानते हुए भी इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस काम को रोक सके। जिस दिन ये इस काम को रोक देंगे, पूरी दुनिया की ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी, बसें खड़ी हो जाएंगी, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। हैसियत नहीं है, फंस गए हैं।
फंस गए हैं बुरी तरह। तो बोल रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा। अब वैकल्पिक ऊर्जा पे आए, फिर फंस गए। सोलर लाए, बैटरी लगाओ। बैटरी क्या है? वो सब और खतरनाक है। उससे पैदा होने वाली जो गैस है वो और ज्यादा खतरनाक है। तो तमाम तरह लिथियम पिथियम जाने क्या क्या वो सब, ENG CNG PNG सब ले आए। अरे कितना लाओगे भैया? आप प्राकृतिक रूप से रहना नहीं चाहते तो प्रकृति में आप रह भी नहीं पाएंगे। आप अगर नहीं रहना चाहते तो रह भी नहीं पाएंगे। आप जो जहर फैला रहे हो, कब तक जिंदा रहोगे इस जहर में? सब खोदे डाल रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा। रेगिस्तान खोदे डाल रहे हैं, पहाड़ तोड़े डाल रहे हैं, सब सड़कें बनाए डाल रहे हैं, तो बिल्डिंगें बनी जा रही हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। अरे कुछ इंस्ट्रक्शंस लगाओ, कुछ बैरियर्स लगाओ, कुछ रोक टोक लगाओ कि भैया इनकी जगह इस तरह के मकान बनाओ, है ना? कुछ तो करो। नहीं, खो दे रहो। प्रकृति का नियम यह है कि जो पानी ऊपर बह रहा है वो पीने योग्य है। खोद करके जमीन के अंदर से दोहन करने का नियम कहीं नहीं है। ये मनुष्य ने किया। ये मनुष्यकृत व्यवस्था है। ये मनुष्यकृत व्यवस्था है। आपने बोरिंग कर ली, धरती के सीने में आप छेद ही छेद कर दो। आपके सीने में छेद ही छेद कर दिया जाए सूजे से, क्या बचेगा? सारा जहर ले आओ खेतों में डाल दो। देसी बीज गायब हो गए, हाइब्रिड ले आए, अंग्रेज बन गए। सब अंग्रेज, पूरा देश अंग्रेज बन गया। अंग्रेजी मानसिकता है, गुलामी है। बीज ले आए कौन से? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड लाए हो, तोता पाला आपने हाइब्रिड, तो उसकी व्यवस्था करो। ये वाला खिलाना है, ये वाला पिलाना है, ये इंजेक्शन लगाना है, इस तरह रखना है, AC में रखना है, DC में रखना, करो। आप करते रहो। आप अमेरिकन कुत्ता ले आओ, उसको कैसे पालना आपके लिए एक प्रोजेक्ट है पूरा। आप देसी कुत्ता पकड़ लो गली से, बच्चा चाहे जैसे पालो, कहीं भी लौट रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। देसी बीज है, स्ट्रांग है। चंदेल जी बैठे हैं, खेती करते हैं। इनकी आप खेती देख लो तो आप दांतों तो उंगली दबा लोगे। ये हैं, ऐसे भी खेती होती है। एक खाद का DAP यूरिया एक दाना नहीं डालते। एक हाइब्रिड बीज नहीं इस्तेमाल करते। ट्रैक्टर नहीं चलाते खेत में। ट्रैक्टर भी नहीं चलाते कि हमारे जो खेत में जीवाणु मर जाए कोई, आवाज से या डीजल के धुएं से। बैलों से खेती। पानी भी निकालना है तो डीजल पंप नहीं लगाए, बैलों का घुमा के निकालना है। सबमर्सिबल पंप बनाया है, लगा हुआ है, घुमाते हैं, उसी से पानी निकलता है। हमारे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं, चौबे जी हैं, विवेक चतुर्वेदी जी, वो काम कर रहे हैं, सारे सब मिल के कर रहे हैं। और ये नहीं कि 2-4 एकड़ में कर रहे हो, 50-50 एकड़ में कर रहे हैं खेती बैलों से। क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन काम चोरी आ गई है। बटन दबा दो, बस ऐसे बटन दबाया, टक, चालू पानी। अब चल रहा है, खेत में पानी भरे हुए हैं। जब तक पौधा डूब ना जाए धान का, तब तक पानी भरना। और भूल गए कि पौधे को पानी पीना नहीं आता, मुंह है नहीं, पेट है नहीं, उसे नमी चाहिए, जरा सी नमी। जो पानी आप भरते हो नीचे, जड़ जहाँ तक है ना, ये पौधा है, जड़ यहाँ तक है, पानी भर दिया, पानी यहाँ तक जाएगा अंदर रिस के। इस पानी का बेचारा ये क्या करेगी जड़? ये तो जो इसके आसपास नमी होगी वही लेगी। नीचे वाला यहाँ से सूखा, पानी बेकार चला गया, आपने पानी नष्ट कर दिया। तो पानी फवारे से देते हैं ये लोग, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, फवारे मारते हैं जरा जरा से। नमी चाहिए। गाय के गोबर से, गौमूत्र से और कुछ पदार्थ मिला के, देसी गुड़ वगैरह तमाम, बेसन वेसन मिला के, पालेकर जी की विधि है, उससे खाद बना देते हैं। 72 घंटे में खाद बन के तैयार हो जाती है। पानी चल रहा है, उसे मिला दिया, ड्रम, हो गई सिंचाई, हो गई, लग गया भी, हो गया खेती, हो गई सिंचाई और हो गई इसमें खाद मिल गई।
कुछ नहीं लाए, एक दाना नहीं लाए। और आपके एक बीज डालो गेहूं का, जो किले बनेंगे, किले खेती करते हैं आप लोग, कोई लोग खेती करते हैं ना, अच्छा कितने किले बन जाते होंगे नीचे से? एक बीज डालते हो गेहूं का, कई किले बनते हैं कोई बताएगा? 10-15 हो जाते हैं। आप चल के देखो, चल के कम से कम 60-70 मिलेंगे। हाइब्रिड नहीं, देसी। आप तो हाइब्रिड करते हो ना, वो हाइब्रिड ही है। जो आप बीज लाते हो ना, नपुंसक है। ये जो बीज बोते हैं ना, वही बीज फिर बोते, वही देसी है। लेकिन एक बार में कितने कितने संधि साहब होते हैं टिलर्स आपके? 80 निकलते हैं। 80, हम तो आपको 60-70 बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 80 टिलर्स। हाँ, यहाँ बगल में फार्म है, यहाँ हम लोगों का 80 टिलर्स एक एक बीज में, धान में, रामभोग में। रामभोग गायब हो गया बाजार से, रामभोग खा गए सब, नष्ट कर दिया। ये बीज वालों ने क्या किया, आपके जितने देसी बीज हैं सब नष्ट कर दिए। खरीद खरीद के महंगे महंगे भाव में सब खरीद डाले, नष्ट करते गए, खरीद गए खा गए, खरीद गए खा गए, बेच डाला ताकि हमारा बिके। अब जहर खा रहे। अब वो बेचारा नपुंसक पौधा खड़ा किया, उसको ताकत चाहिए, अब उसके लिए डीएपी, यूरिया, जहर सब डाल रहे हैं। एक बूंद जहर नहीं पड़ता है। ये जो खेती करते हैं, वही इन्होंने अपनी एक वहाँ शॉप खोली, अंदर है, देखा नहीं वो अंदर प्राकृतिक जो उत्पाद हैं बिकते ना अंदर कैंटीन सामने, वही है, वही पैदा होता खेत से, वही बिकता सीधे। वो है अमृत। गांव में कहते हैं वो हम तो जो शहर में रहने वाले लोग, गांव से जुड़े हुए, तो सब्जी जानते थे। ताजी सब्जी लेके चले, सुबह टहलने गए तो लोग ताजी सब्जी लिए चले आ रहे हैं झोले में। हमने यार सब्जी ले आए, बोले हाँ बिल्कुल ताजी ले आए, हमने क्यों खाम खाम बासी खाई जाए। हमने कहा इसमें जहर ज़्यादा है। बोले जहर है? हमने कहा ताज़ा ला रहे हो, इसमें तो जहर है ही है। ये बेचारे जो सब्जी वाले रखते हैं 3 दिन सब्जी 4 दिन धोते रहते हैं, रोज धोते रहते, कुछ जहर कम हो जाता है। तुम तो एकदम ताज़ा लाए हो जहर, और एकदम ताज़ा जहर खाओगे। और कितना खुश है कि ताज़ी सब्जी लिए आ रहे हैं खेत से, डायरेक्ट जहर से डुबो के ला रहे हैं और खा लेंगे। पता ही नहीं बेचारे क्या कर रहे हैं। तो आदमी जहर खा रहा है। देखिए 10-20 रुपया महंगा अनाज नहीं खाएगा शुद्ध। कितना खाना आपको? 100 ग्राम 200 ग्राम आटा खाओगे आप, 50 ग्राम दाल खा लोगे, कितनी खाओगे? दिन भर के खाने में एक आदमी के 10 रुपए का फर्क पड़ेगा भोजन का, ज़्यादा से ज़्यादा ना, ज़्यादा है। पेट्रोल में दे आएंगे 100 रुपये लीटर, पेट्रोल में 100 रुपये लीटर, ये लो योगदान। दवाई में डॉक्टर साहब को दे आएंगे 1000 रुपये फीस, अस्पताल में इलाज में दे आएंगे। लेकिन जिसके कारण हो रहा है रोग, उधर ध्यान नहीं। खाने में सब दूषित है, सब प्रदूषित, हवा दूषित प्रदूषित, पानी प्रदूषित। आपसे कहा जाए कि 1 गिलास पानी ला दो जो शुद्ध हो, आप ला सकते हो? कोई ला सकता है एकदम शुद्ध पानी? नहीं ला सकते। तो अभी बच्चों ने सब बनाया पुराने सिस्टम पे, नहीं बालू डाल के, मोरंग डाल के, मिट्टी डाल के, गिट्टी डाल के सब बनाते थे ना, वही सिस्टम से बनाए लड़कों ने, उसी का पानी पीते हैं हम लोग, वही जल पीते, मिट्टी का जल है, पी के तृप्ति मिलती है, शुद्ध है, शरीर सीधे सीधे से ग्रहण कर लेता है। अभी आरओ का पी रहे हैं, जो चाहिए वो नील कर देता है, बोले आरओ। अब रिपोर्ट आ रही है कि आरओ का पानी बड़ा खतरनाक है। हमने पूछा इनसे ही पूछा, इन्होंने 1 डे 1 दिन का हवन किया है, सेम डे का। आप एक ही दिन में आए, एक ही दिन में इनका कार्यक्रम खत्म, एक ही दिन में इनका हवन हो गए, एक ही दिन में सारा कार्यक्रम हो गया, सब संकल्प हो गए, सभी कुछ हो गया, एक ही दिन में सब समस्या खत्म। जो भी है, जो रोग हैं, असाध्य रोग हैं, वो बता ही दिया, लेपन जो आपकी विधि है वही है। लेकिन एक ही दिन में सारा स्मृति हुई, चिकित्सा, एक दिन में सारा
ब्लैक मैजिक, सभी कुछ एक ही दिन में होके काम खत्म सभी का। परिवार के लोग आए हुए हैं चाहे या ना आए हुए, एक ही आदमी कर लेता है आके, उसी से हो जाता है संकल्प से, है? तो हमने इनसे कहा कि भाई तुम्हारे घर में सबके पेट गड़बड़, बोले हाँ। पानी कौन से पीते हो, तो बोले आरो। अब उसमें जो चाहिए हमें पीने के लिए जल में, वो है ही नहीं जल में। ना हमें मशीन से निकल रहा तो संतुष्ट है कि ठीक ही होगा। इससे अच्छा तो हैंडपंप का पानी। देखो एक जल और आ गया पीने के लिए, ये जूस है। ये प्राकृतिक रस है, ये भी जल है। जब कहते हैं कि आपके शरीर में जल की मात्रा कम से कम 70% भोजन में होना चाहिए। इस धरती पर भी 70% जल ही है, जल ही जल 70%, अबाउट 70% है। इस शरीर का भी रेशियो यही है। इसमें निकालोगे शरीर में किसी के भी तो लगभग 70% आपको जल मिलेगा। जो रेशियो नमक का समुद्र में है वही रेशियो आपके ब्लड में है। रेशियो वही है, मात्रात्मक फर्क है, गुणात्मक कोई फर्क नहीं। तो सब प्रकृति के अधीन है, तो उतना जल पीना चाहिए। लेकिन अब जल का मतलब नहीं कि वो वाला जल पियो, पानी पियो 70%। ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें 70% जल है, खा करके उसमें से जल आए। जैसे ये सीजन चल रहा है सिंगाड़े का, बढ़िया चल रहा है, तो प्रकृति क्या करती, जिस समय आपको जो आवश्यकता है, क्योंकि पानी आप कम पियोगे, निश्चित है ठंडक होगी तो जो खाओ उसमें पानी हो। कितने फल फ्रूट आते हैं सीजन में, सर्दी में, उनमें जल ही जल है। इसलिए आते हैं कि आप जल तो कम पियोगे ना, तो कम से कम फल फ्रूट खाओगे तो जल जाएगा अंदर, एवरेज आपका बराबर रहे। तो हम लोग तो वो कम करते। चलिए आप लोग समझदार हैं, आज तमाम युग अच्छा है, सूचनाएं को मिलती रहती हैं आपको। अच्छा ही है। रोगी तभी बनते हैं जब भोजन में असंतुलन होता है पहला, फिर मानसिक असंतुलन उसमें आग लगा देता है, मतलब फूस और आग दोनों एक साथ हो जाते हैं। मानसिक असंतुलित हो गया तो शरीर और गया। कमजोर आदमी बेचारा जा रहा है, आप धक्का और मार दो गिर जाएगा, ऐसे।